हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पोरफायरियाज। तो पोरफायरियाज क्या होते हैं तो इनको पढ़ते हैं। पोरफायरियाज आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ हीम सिंथेसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिन्स और पोरफायरिन प्रीकर्सर्स। तो पोरफायरियाज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं हीम सिंथेसिस के। तो इनमें हमारे पास क्या होता है कि पोरफायरिन्स की जो है ना वो एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, या फिर जो पोरफायरिन प्रीकर्सर्स होते हैं ना उनकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। पोरफायरियाज आर आइदर इनहेरिटेड और अक्वायर्ड। पोरफायरियाज या तो इनहेरिटेड होते हैं या तो अक्वायर्ड होते हैं। या तो ये पैदाइश से प्रेजेंट होंगे, बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे, या फिर ये ड्यूरिंग लाइफ अपेयर होंगे। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पोरफायरियाज हमारे पास ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। नंबर 1 एरिथ्रोपोएटिक, नंबर 2 हेपाटिक। तो एरिथ्रोपोएटिक में क्या है हमारे पास, एंजाइम डेफिशिएंसी अकर्स इन द एरिथ्रोसाइट्स। तो अगर हमारे पास एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए एरिथ्रोसाइट्स में तो वो हमारे पास एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरियाज होंगे। हेपाटिक में क्या है हमारे पास, एंजाइम डिफेक्ट लाइज इन द लिवर। अगर हमारे पास लिवर में एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर एंजाइम डिफेक्ट हो लिवर में तो हमारे पास क्या होंगे, हेपाटिक पोरफायरियाज होंगे, क्योंकि हमारे पास मेनली हीम कहाँ सिंथेसाइज हो रहा था, एरिथ्रोइड सेल्स में और लिवर में। तो वहाँ पर जो ये एंजाइम्स होते हैं ना हीम सिंथेसिस के पाथवे में जितने भी, अगर उन एंजाइम में से कोई भी एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोरफायरियाज हो जाएंगे। ऑल द नॉन पोरफायरियाज आर इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास जितने भी नॉन पोरफायरियाज हैं वो हमारे पास कैसे इनहेरिट होते हैं, वो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। हाउएवर कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया इज एन एक्सेप्शन सिंस इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन हमारे पास जो कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया ना वो एक एक्सेप्शन है, वो हमारे पास क्या है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। बाकी जितने भी इनहेरिटेड पोरफायरिया होते हैं ना वो सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरफायरियाज आर डिस्क्राइब्ड फिगर 10.21 टेबल 10.3। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स जो है ना पोरफायरियाज की वो डिस्क्राइब की गई हैं फिगर 10.21 में और टेबल 10.3 में। तो पहले हम जो है ना वो सारे पोरफायरियाज को पढ़ लेंगे, फिर हम ये फिगर और टेबल देखेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास है अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। ये क्या है हमारे पास, दिस डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम यूरोपोरफाइरिनोजिन 1 सिंथेज। तो हमारे पास जो अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है ना ये हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो यूरोपोरफाइरिनोजिन 1 सिंथेज एंजाइम है ना उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो इस वजह से ये होता है। अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोरफोबिलिनोजिन एंड डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट। तो अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में क्या होगा कि हमारे पास पोरफोबिलिनोजिन की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी और डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट की एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ज़्यादा क्यों एक्सक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूरोपोरफाइरिनोजिन 1 सिंथेज है ये एब्सेंट है। तो हमारे पास इस स्टेप से जो ऊपर वाले प्रोडक्ट्स है ना वो ज़्यादा बनेंगे, तो पोरफोबिलिनोजिन और डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट ये ज़्यादा बनेंगे तो ये ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे। तो मैं आपको इसी फिगर में समझाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये एंजाइम हमारे पास कौन सा, यूरोपोरफाइरिनोजिन 1 सिंथेज है। अब ये एंजाइम एब्सेंट है, तो जब ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो हमारे पास पोरफोबिलिनोजिन एक्युमुलेट होगा और डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट भी एक्युमुलेट होगा, क्योंकि पोरफोबिलिनोजिन से आगे तो स्टेप्स हो ही नहीं रहे हैं। तो ये जब ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे। द यूरिन गेट्स डार्केंड ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पोरफोबिलिनोजिन टू पोरफोबिलिन एंड पोरफायरिन। वो पेशेंट जिनको अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया होता है ना उनमें क्या होता है कि उनका यूरिन जो है ना वो डार्क हो जाता है जब वो एयर से एक्सपोज होता है। क्यों डार्क होता है, क्योंकि हमारे पास जो पोरफोबिलिनोजिन है ना वो पोरफोबिलिन और पोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पोरफोबिलिनोजिन अक्युमुलेट हो रहा होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो आगे तो स्टेप्स हो ही नहीं रहे हैं हीम सिंथेसिस के, तो वो क्या होता है कि पोरफोबिलिन और पोरफायरिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। द अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया आर एज फॉलोज। और जो दूसरे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया के वो नीचे दिए हुए हैं। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड आफ्टर प्यूबर्टी इन ह्यूमंस। ये अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है ना ये हमारे पास जो ह्यूमंस है ना उनमें प्यूबर्टी के बाद ही एक्सप्रेस होता है यूजुअली ये। The symptoms include abdominal pain, vomiting and cardiovascular abnormalities। तो सिम्टम्स कौन से होते हैं इनमें, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज होती हैं। द न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस ऑब्जर्व्ड इन दीज पेशेंट्स आर बिलीव्ड टू बी ड्यू टू reduced activity of tryptophan pyrolase caused by depleted heme levels resulting in the accumulation of tryptophan and 5-hydroxytryptamine। और इन पेशेंट्स में जो न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस आती है ना वो क्यों आती हैं, तो ये बिलीव किया जाता है कि वो इस वजह से आती हैं कि हमारे पास जो ट्रिप्टोफैन पायरोलेज है ना उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ट्रिप्टोफैन पायरोलेज की एक्टिविटी क्यों कम हो रही है इस एंजाइम की एक्टिविटी, क्योंकि हमारे पास जो हीम के लेवल्स है ना वो डिप्लीट हो जाते हैं। हीम के लेवल्स क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि
हीम की बायोसिंथेसिस के जितने भी आगे वाले स्टेप्स है ना प्रोफोबिलिनोजन से आगे वाले, वो हो ही नहीं रहे हैं, तो हीम कैसे बनेगा? हीम कम बनेगा। जब हीम कम बनेगा तो इस एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस एंजाइम को काम करने के लिए हीम चाहिए था। तो जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो हमारे पास जो ट्रिप्टोफैन और 5-हाइड्रोट्रिप्टामिन जो है ना ये अकुमुलेट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आएंगे। The symptoms are more severe after administration of drugs, example barbiturates that induces the synthesis of cytochrome P450। तो हमारे पास ये जो सिम्टम्स है ना ये सीवियर कब होते हैं? जब हम जो है ना वो इन पेशेंट्स में कोई ड्रग्स दे दें, जैसे कि बार्बिचुरेट्स दे दें, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? साइटोक्रोम P450 की सिंथेसिस को इंड्यूस कर देती हैं। दिस is due to the increased activity of ALA synthase causing accumulation of PBG and ALA। तो ये हमारे पास सिम्टम्स क्यों सीवियर हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो है ना ALA सिंथेज एंजाइम है ना उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो जब ALA सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बनाएगा, और डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट बनने के बाद हमारे पास क्या बनता है? प्रोफोबिलिनोजन बनता है। तो ये ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि प्रोफोबिलिनोजन के आगे वाले स्टेप तो हो ही नहीं रहे हैं, तो ये अकुमुलेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब ये ज़्यादा अकुमुलेट होंगे ना तो सिम्टम्स जो है वो हमारे पास सीवियर होंगे, क्योंकि P450 में क्या चाहिए था? हीम चाहिए था। तो हीम की सिंथेसिस करवाने के लिए ALA सिंथेस ज़्यादा हुआ था, लेकिन हीम की सिंथेसिस तो हो ही नहीं रही है। ALA सिंथेस तो डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट तो बना रहा है, लेकिन आगे वाले स्टेप तो नहीं हो रहे हैं ना। डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट के बाद प्रोफोबिलिनोजन भी बन रहा है, लेकिन उसके बाद वाले स्टेप नहीं हो रहे हैं। तो हीम तो ज़्यादा नहीं हो रहा। हीम जब ज़्यादा नहीं होगा तो साइटोक्रोम P450 भी नहीं बनेगा इतना ज़्यादा, लेकिन सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे ALA और PBG की अकुमुलेशन की वजह से। दीज पेशेंट्स आर नॉट photosensitive since the enzyme defect occurs prior to the formation of uroporphyrinogen। इन पेशेंट्स को फोटोसेंसिटिविटी नहीं होगी, क्योंकि जो एंजाइम डिफेक्ट हो रहा है ना वो यूरोपोरफायरिनोजन की फॉर्मेशन से पहले हो रहा है। यूरोपोरफायरिनोजन की फॉर्मेशन के बाद अगर एंजाइम डिफेक्ट होगा ना तो फिर पेशेंट्स जो है ना वो फोटोसेंसिटिव होंगे। Acute intermittent porphyria is treated by administration of hemetin which inhibits the एंजाइम ALA सिंथेज एंड अकुमुलेशन ऑफ प्रोफोबिलिनोजन। तो अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? हेमेटिन दे पेशेंट को, वो क्या कर देगा कि जो एंजाइम ALA सिंथेज है ना उसको इनहिबिट कर देगा, और जो अकुमुलेशन हो रही है ना प्रोफोबिलिनोजन की उसको भी ये इनहिबिट कर देगा। तो जब ये दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी ना तो फिर अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया ट्रीट हो जाएगा। मसला ही क्या था? ALA और प्रोफोबिलिनोजन अकुमुलेट हो रहे थे। जब ये ज़्यादा अकुमुलेट हो रहे थे तो ये ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे थे। द डिजीज़ अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया हैज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो जो हमारे पास डिजीज़ है ना अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया उसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। किंग जॉर्ज 3 1760 to 1820 रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो हमारे पास एक किंग जॉर्ज 3 था जिसने क्या किया कि 1760 से लेकर 1820 तक जो है ना वो इंग्लैंड पे रूल किया था अमेरिकन रेवोल्यूशन के पीरियड के दौरान। He was a victim of this disease and possessed the characteristic manifestations such as red color urine and was considered mad। तो किंग जॉर्ज 3 जो है ना वो विक्टिम था इस डिजीज़ का। उसको ये डिजीज़ हुई थी और उसमें ये जो जितने भी सिम्टम्स है ना मैनिफेस्टेशंस हैं ये सारी उसमें थी। उसमें रेड कलर यूरिन था और उसको मैड कंसिडर किया जाता था, मतलब उसमें न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी थे। The decisions taken by the deranged king due to acute intermittent porphyria had led to a war followed by American independence। और जो डिसीजंस इस किंग ने लिए थे ना acute intermittent porphyria की वजह से, उन डिसीजंस की वजह से क्या हुआ कि एक वॉर हुई और उस वॉर के बाद क्या हुआ कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली। It is widely believed that American history would have been different had George III not inherited this metabolic disorder। तो ये बिलीव किया जाता है कि अमेरिकन हिस्ट्री जो है ना वो डिफरेंट होती अगर जॉर्ज 3 को ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इनहेरिट ना होता तो आई होप कि आपको ये अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।